मेरे समझाने के बावजूद जहरीले नाग को दूध पिलाने की गलती तो आपने की है। अब उस गलती की सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। रेनू के नजदीक आ गई। अपनी गलती की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगा। अब ये सजा तो हमें हर स्थिति में भुगतनी होगी। नहीं रेनू नहीं, सुंदर भड़का। मैं फांसी चढ़ जाऊंगा लेकिन मैं दीवान की विधवा बहू बनाकर वहां नहीं भेज रहने दूंगा, वहां नहीं जाने दूंगा। रेनू की आंखें दो झील सी नजर आने लगी। सुंदर के चेहरे के ठीक सामने अपने दोनों झीलों से हलचल करते हुए टूटे हुए सर बोले, क्या आप समझते हैं कि मैं खुद को फांसी आए अपनी जबान से मैं क्या कह रही हूँ? कम वक्त मेरी जुबान जल जाए। रेनू सुंदर करा, आपने अपने लिए जो फैसला किया, क्या उसके बाद की स्थिति पर विचार करके आप ये कह सकें कि उसमें आपकी रेनू को कोई सजा नहीं मिली? रेनू तड़प कर बोली, किसी नारी के लिए उसके तमाम जीवन में इससे बड़ी सजा भी दूसरी हो सकती है क्या? मैं क्या करूं रेनू? सुंदर रो पड़ा, तुम्हें वह सजा भी तो नहीं दे सकता मैं जो ये चाहता है। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाए, दोनों में से एक को तो हमें चुनना ही पड़ेगा। रेनू के होठों पर हार जाने वाली मुस्कुराहट आ गई। बस देखना ही है कि हम दोनों में कम नुकसान किसमें है। उफ रेनू, सुंदर के होठों से दर्द की टीस उभरी। मैंने तुम्हें कहाँ ले जाकर मारा है? आप ये झूठ इल्जाम अपने ऊपर क्यों लेते हैं? भाग्य के लेके मैं आज कोई हेर फेर कर सका है क्या जो हम कर देते? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। सुंदर उस पर झपटा। नहीं सुंदर, वेट, ऐसी गलती मत कर बैठना। सचिन थोड़ा पीछे हटता हुआ बोला, वरना तुम्हारी बीवी को समय से बहुत पहले ही सफ़ेद धोती पहननी पड़ सकती है। फोन सुनकर तुम्हें ये पता चल ही गया है कि मेरे और भी साथी हैं, जिसमें एक साथी का सिर्फ यही काम है कि वह इस कमरे पर नजर रखे। सुंदर हिल तक नहीं सका। मैं तुम्हारे काम के लिए तैयार हूँ सचिन, अचानक रेनू ने घोषणा की। वेरी गुड। सचिन का प्रसन्नता भरा स्वर। रेनू की तरफ पलटकर सुंदर चीखा, ये क्या क्या कह रही हो तुम? जो किस्मत और परिस्थितियां चाह रही हैं। नहीं पगली नहीं। उसका चेहरा दोनों हथेलियों के बीच लेकर उसकी आंखों में झांकता हुआ सुंदर बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भावावेश में रेनू ने उसके हाथों पर अपने हाथ कस लिए और वहां से होकर बोले, प्रतिशोध में कुछ नहीं होगा। हमें हथियार डाल देना चाहिए। हमने तो कह दिया रेनू, लेकिन मैं कैसे डाल दूं हथियार? सुंदर फपक पड़ा। अपने सामने गुड़िया को ब्लैकमेल होता देखता रहूं, और इसमें हो भी क्या सकता है? रेनू ने बड़ी मासूमियत से कहा। उसका यह मासूम सवाल सीधा सुंदर के कलेजे के किसी तीर के माने टकराया। उसका चेहरा छोड़कर वह तुरंत पीछे पलट गया और होंठों को चबाता हुआ बोला, यही तो समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ क्या? सुंदर ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। हमें कम नुकसान वाली बात चुन लेनी चाहिए। मतलब ये कि हमें सचिन का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें मुझे दीवान साहब। रेनू तुम उसकी विधवा बहू। मैंने अभी तक कहा है कि हमें कम नुकसान वाली बात। एक क्षण रुककर रेनू सुंदर की तरफ देखते हुए बोली, कुछ दिन नाटक के तौर पर जिस्म पर कफन डाल लेना, उस उससे बहुत कम कष्टप्रद होगा, जो तमाम उम्र के लिए मेरे जीते जी शरीर पर डाला जाएगा। उस वक्त एक जिंदा लाश ही तो बनकर रह जाएगी आपकी ये नन्ही सी गुड़िया, जो न मर सकेगी न जिंदा रह सकेगी। बोलिए, कौन सी स्थिति में रखना चाहते हैं आप अपनी रेनू को? शून्य सा नजर आने लगा। सुंदर लगा मानो उसे किसी की आवाज़ ही सुनाई न दे रही है। सचिन, तुमने हमें पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। अब हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो तुम चाहते हो। साथ ही मैंने तुम्हारा ऑफर मान लिया है, लेकिन हम दोनों अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। सचिन की तरफ नफरत भरे अंदाज में देखते हुए रेनू बोले, मुझे कोई एतराज नहीं। धूर्तता के साथ मुस्कुराता हुआ सचिन बाहर निकल गया। आप मुझसे नाराज है ना? उसके जाने के बाद रेनू सुंदर के करीब आ गई। मुझे तुमसे नाराज होने का कोई अधिकार नहीं रह गया रेनू। रेनू को देखकर लगा जैसे किसी ने मछली को पानी से निकाल कर सूखी रात रेत पर डाल दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक है तो कह रहा हूँ, टूटे से स्वर में सुंदर ने कहा। जो पति अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा भी न कर सके, उसके पास फिर पत्नी के लिए कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता। पागल से होकर रेनू से लिपट गए। उसके सीने में अपना चेहरा चिपका कर लोट लोट फूट फूट कर रो पड़े। बोले, अगर आपने इस तरह की कोई बात नहीं सोची तो अपनी गुड़िया को मरी हुई आप अपनी गुड़िया का मरी हुई का मुंह देखेंगे। नहीं नहीं रेनू, ऐसा मत कहो पगली, वरना फिर मेरे लिए इस दुनिया में रह ही किया जाएगा। उसे अपनी बाहों में और अधिक कसकर खींच लिया था सुंदर ने। आपको भी अब मेरी कसम, अगर आपने इस बात का विरोध किया।
सुंदर ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा कि मासूम से चेहरे की तरफ। अचानक सुंदर की नज़र जग्गा की लाश की तरफ चली गई। उसकी आंखों में कुछ अजीब से भाव भरे। बोला, रेनू, आज जो भी हुआ है इस हरामजादा जग्गा की वजह से हुआ है। उसने भी पलटकर घृणा भरी नज़रों से उसकी लाश की तरफ देखा। वह काफ़ी देर से ये भी भूले हुए थे कि इस कमरे में किसी की लाश पड़ी है। लाश की तरफ देखते हुए उसे एकदम डर सा लगने लगा। उसकी तरफ से नज़र हटाकर उसने सुंदर से कहा, चलिए दूसरे कमरे में चलकर बैठते हैं, यहाँ कुछ दम सा घुट रहा है। सुंदर ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह दोनों जिस समय बाहर आए, सचिन हॉल में टहल रहा था। उन्हें देखकर वह तेजी से उनकी तरफ लपका, लेकिन रेनू इस वाक्य ने उन्हें वहीं रोक दिया। अभी हमने पूरी बात नहीं की है। कहने के बाद वो दोनों हॉल के बराबर वाले कमरे में चले गए। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सचिन उस अजीब सी स्थिति में खड़ा जाने क्या सोचता रहा। ढेर सारी बातें रह रहकर उसके मनो मस्तिष्क में टकराने लगी। यूं ही सोचते सोचते एक क्षण बाद उससे ना जाने क्या सूझेगा, वो तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें रेनू और सुंदर बाहर आ गए थे। अंदर पहुंचकर उसने सबसे पहले बेड पर पड़ी जग्गे की लाश की तरफ देखा। उसे अपने पूर्ववत स्थान पर पाकर तुरंत ही बाहर निकल आया। बाहर आते वक्त उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। एक बार फिर उसी हॉल में आकर चहलकदमी सी करने लगा जहाँ वे दोनों उसे छोड़कर बराबर वाले कमरे में घुसे थे। करीब 30 मिनट बाद उनके कमरे का दरवाजा खुला। इस बार सचिन उनकी तरफ नहीं लपका। करीब 30 मिनट बाद उनके कमरे का दरवाजा खोला। इस बार सचिन उनकी तरफ नहीं लपका। सुंदर ने ही उसे पुकारा, सचिन बोलो। वह उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। अब हम इस बात से अतिरिक्त तो और कुछ नहीं बोल सकते कि हम लोग तैयार हैं। सचिन मुस्कुराया, बोला, एक बात तो कहे बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि सुंदर कि पति पत्नी में प्यार हो तो सिर्फ तुम दोनों जैसे। उसी का तो फायदा उठाया है। सचिन जोर से हंसा। रेनू को लगा जैसे किसी जहरीले नाग ने फूंफान मारी हो। अगर तुम्हें और कुछ न कहना तो मैं भाभी जान को उस घर के विषय में समझा दूं जहाँ इन्हें माधुरी बनकर जाना है। सचिन ने कुछ कहने से पहले एक एक रेनू गुर्रा उठे, तुम अपनी गंदी जुबान से मुझे भाभी नहीं कहोगे। उसका भभका हुआ चेहरा और गुर्राहट सुनकर एक क्षण के लिए सचिन कांप सा गया। सुंदर भी उसे देखता रह गया। लीजी नहीं कहेंगे, सचिन देवता बोला, आपका नाम ले लिए करेंगे। पुनः रेणु गुर्रा, नहीं, तुम्हारी जहरीली जुबान पर मेरा नाम भी नहीं आना चाहिए। असमंजस में पड़ गया सचिन। कुछ देर सोचने के बाद बोला, चलिए बीच में ही समझौता कर लेते हैं। इस मिशन की समाप्ति तक आपको उस नए काम से संबोधन शुरू करेंगे जिसका पार्ट आपको करना है, यानी माधुरी। इस बार रेनू कुछ नहीं बोले, लेकिन उसकी खामोशी ने इस पर भी अपनी स्वीकृति दे दी। सचिन, वहां से रेनू को जल्दी से जल्दी छुट्टी मिलनी चाहिए। ये तो माधुरी जी के ऊपर है कि वह कितनी जल्दी हमारा मिशन पूरा करती हैं। एक बात का और ध्यान रखना सचिन, मेरे लिए रेनू से प्यार और कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में। अगर मैं तुमसे ब्लैकमेल होने के लिए तैयार हुआ हूँ तो सिर्फ ये मतलब मत निकाल लेना कि मैं अपनी मौत से डर कर तुम्हारे जाल में फंसा हूँ। उसका एक मत कारण सिर्फ और सिर्फ रेनू है। अपने दिलो दिमाग से कि किसी कोने में गांठ बांध कर ये अच्छी तरह याद रखना कि अगर इसे जरा भी नुकसान पहुंचा, ये इसके हितों पर आँच आई, तो सारी दुनिया में आग लगाने के साथ साथ तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। उस समय दुनिया की कोई भी ताकत तुझे बचा नहीं सकेगी। अपनी बात कहता कहता सुंदर अत्यधिक उत्तेजित हो गया। बलिहारी हो जाने वाली नजरों से रेनू ने अपने पति की तरफ देखा। उसके उत्तेजित चेहरे की तरफ देखता हुआ सचिन बोला, ये बात तेरे कहे बगैर भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सुंदर। वैसे तेरी बीवी वहाँ यहाँ से ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। इस अंतिम वाक्य को कहते हुए सचिन की आंखों में कुछ ऐसे भाव थे जिन्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसके बाद सचिन ने माधुरी को उंगली में पहनने के लिए सस्ती सी चांदी की अंगूठी दी जिस पर एमएस खुदा था। काफ़ी देर तक सचिन रेनू को दीवान साहब के परिवार, रिश्तों और बंगलों की भौगोलिक स्थिति के विषय में समझाता रहा। माधुरी कौन थी, कहाँ से आई थी, कैसी उसकी सती से शादी हुई थी, ये सब कब से गायब हुई थी और अब कहाँ से आई है। जितने संभावित सवाल उसके सामने आ सकते थे उन सभी के विषय में सचिन उसको समझाता जा रहा था। रेनू बहुत ध्यान से सबको समझ रही थी।
रेनू बहुत ध्यान से सब कुछ समझ रही थी। उस कमरे में जग्गा की लाश पड़ी है, उसका क्या होगा? सचिन की बात खत्म होने के बाद तुरंत सुंदर ने कहा, वो लाश और तुम्हारा रिवॉल्वर मिशन पूरा होने तक मेरे कब्जे में रहेगा। उसे कमरे से तो हटाओगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन फिलहाल सुबह तक यहीं रहेगी। सुबह 5 बजे मैं जब तुम्हारी जीप से उसे गुप्त स्थान पर ले जाऊंगा। लाश को ले जाने में पुलिस की जीप इस्तेमाल करोगे? सुंदर ने व्यंग किया। मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ अपनी गाड़ी नहीं है। सचिन मुस्कुराता हुआ बोला, वैसे भी लाश पुलिस की गाड़ी में ले जाना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। फिलहाल हमारा बेडरूम तो खाली करो। सुबह तक के लिए हमें कोठी में कहीं और डाल दो। चलो उसे हटाते हैं, कहकर सचिन उसके बेडरूम की तरफ बढ़ गया। रेनू, तुम यही रुकना, वरना रात को तुम्हें डर लगेगा। जब आप मेरे साथ रहेंगे तो नहीं लगेगा। रेनू भी खड़ी होती हुई बोली। सुंदर ने कंधे झटकाया। तुम्हारी मर्जी। बेडरूम में पहुंचकर सचिन को लगा जैसे उसकी खोपड़ी अंतरिक्ष में तैर रही है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक मानवतम आश्चर्य उसके सामने था। बेड पर से जगह की लाश गायब थी। इस आशंका में कहीं बेड के नीचे गिर गई हो। बेमतलब का ख्याल होते हुए भी उसने बेड के नीचे भी झांक कर देखा, परंतु बेड के नीचे ही क्या, पूरे कमरे में जगह की लाश का आता पता न था। सचिन बहुत बड़ी और अजीब सी दुविधा में फंस गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कमरे में अचानक लाश कहाँ गायब हो गई। कहीं ये सुंदर और रेनू की साजिश तो नहीं? एक क्षण के लिए उसके मस्तिष्क में शंका उभरी, लेकिन ये संभव कैसे है? इस शंका का उसके दिमाग ने स्वयं जवाब दिया। जिस क्षण वे दोनों उस कमरे में बाहर आए थे, उसके बाद उसने खुद आकर देखा, तब लाश की ज्यों की त्यों बेड पर पड़ी थी। क्या लाश खुद उठकर भाग गई? न जाने क्या क्या सोचने लगा सचिन। तभी उसके पीछे पीछे सुंदर और रेनू भी आ गए। वो दोनों बेड पर लाश न पाकर बुरी तरह चौंके। क्या हुआ? लाश कहाँ गायब हो गई? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। यही वह समय था जब सचिन ने कमाल किया। गजब एक्टिंग की उसने, एकदम मार्वलस। पर जोर से ठाका लाकर हंसा और लगातार हंसता ही चला गया। उसी हंसी के साथ साथ उसने दोनों की नजर बचाकर जेब से एक सिक्का निकालकर बेड पर उछाल दिया। सुंदर और रेनू दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हुए उसके इस ठाके और हंसते रहने का मतलब समझ नहीं पाए थे। ऐसे क्यों हंस रहे हो तुम? सुंदर ने आगे बढ़कर पूछ लिया। अचानक लाश कहाँ गायब हो गए? सचिन ने पलट कर उसकी तरफ देखा। बोला, इसलिए तो हंस रहा हूँ। क्या मतलब? मेरे साथी मेरी आशाओं से कहीं अधिक सतर्क और होशियार निकले। उन्होंने यहाँ से लाश सुबह उठाने के स्थान पर इस समय उठाना ज्यादा सुरक्षित समझा। सुंदर चौंका। बोला, यह तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि जग्गी की लाश तुम्हारे साथियों ने गायब की है? मेरा अपने साथियों के बीच काम की सफलता के सूचक के तौर पर एक सिंबल है। सचिन ने हाथों हाथ बात तैयार की। वो एक सिंबल है, 1 रुपए का सिक्का। जब अब जरा बेड पर यहाँ देखो, जहाँ जग्गी की लाश पड़ी थी। सुंदर और रेनू की नजरें एक साथ अपने बेड पर गईं। वहाँ सचमुच 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ नजर आया। सचिन ने आगे बढ़कर 1 रुपए का सिक्का बेड पर से उठा उठा लिया और उन दोनों की तरफ देखा था। वो मुस्कुराया। इस सिक्के के यहाँ होने का मतलब यह है कि मेरे साथियों ने मुझे सूचना दी है कि वे लोग जग्गी की लाश को सफलतापूर्वक अपने ठिकाने पर ले जा चुके हैं। सुंदर और रेनू की आंखों में हैरत के भाव थे। भाव तो हैरत के सचिन की आंखों में भी थे, परंतु सिर्फ सिर्फ इतना था कि वह उनको छिपाए हुए था। लॉन में बिछी 2 कुर्सियों में से एक पर स्वयं दीवान साहब और दूसरे तरफ उनके सबसे पुराने अजीज दोस्त गफ्फार खान। उनके बीच सेंटर टेबल पर चेस बोर्ड रखा था। दोनों शतरंज पर इतना ज्यादा झुके हुए थे कि उनके सिर आपस में जुड़ रहे थे। दोनों की सेना एक दूसरे के इलाके में काफी अंदर तक घुस चुकी थी। शायद यही कारण था कि दोनों में से किसी को भी एक क्षण के लिए शतरंज से नजर उठाने की फुर्सत नहीं थी। हर 30 मिनट बाद उनके बराबर से नौकर आकर ठंडी चाय का ज्यों का त्यों भरा प्याला उठाकर ले जाता और गर्म चाय भरकर रख जाता। अपनी एक चाय चलने के बाद गफ्फार खान बोले, लीजिए दीवान साहब, आपका वजीर गया। दीवान साहब ने देखा कि वजीर की तिरछी रेंज में सामने उनका ऊँट आकर बैठ गया था, जिसकी बैक पर घोड़ा अपने ढाई घर बैठा था। वजीर वहां से इसलिए नहीं हट सकता था क्योंकि उसके ठीक पीछे वाले खाने पर बादशाह रखा हुआ था। वजीर के हटाने से ऊँट की सीधी से बादशाह को पड़ती। पूरा मुआयना करने के बाद दीवान साहब बोले, आपने हमारा वजीर तो कमा ही लिया गफ्फार भाई, फिर जाते जाते आपका ऊँट ही क्यों न कमा लिया जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
भेद भरी मुस्कुराहट के साथ गफ्फार खान ने कहा। दीवान साहब ने अपने वजीर से गफ्फार खान का ऊँट पीट दिया। गफ्फार खान ने भी पलटकर तुरंत अपने घोड़े से उनका वजीर उठा लिया। अब डिफेंस से रुख अपनाते हुए दीवान साहब ने अपना बादशाही कदम पीछे बढ़ा दिया। बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। गफ्फार खान ने फुर्ती से एक प्यादे के जोर पर अपना वजीर बिल्कुल उनके बादशाह के बराबर रखते हुए कहा, लीजिए दीवान साहब, ये आपके बादशाह को शय और मात। दीवान साहब ने देखा अपने बादशाह को इधर उधर हटाने के लिए उनके पास कोई घर न था। गफ्फार भाई, इस बाजी में तो तुमने हमें वैसी मात दी जैसे हमारी जिंदगी ने हमें मात दे रखी है। लूटे से दीवान साहब बोले, पहले तो बेटे के रूप में हमारा वजीर चला गया और फिर हमारी बहू ने गायब होकर हमें पूरी मात दे दी। खुदा पर भरोसा रखिए दीवान साहब। चाय का प्याला उठाते हुए दीवान साहब बोले, चलिए गफ्फार भाई, अगली बाजी लगाइए। गफ्फार खान ने तुरंत मोहरे सजा दिए। एक बार फिर नई बाजी शुरू हो गई। तभी बंगले का चौकीदार उनके नज़दीक आकर बोला, मालिक, किसी साहब ने आप पर पहुंचाने के लिए अभी भी ये लिफाफा दिया और कहकर गए कि आप इसे तुरंत खोलकर पढ़ लें। कहते हुए चौकीदार ने लिफाफा उनकी तरफ बढ़ा दिया। शतरंज पर नजरें जमाए हुए ही उन्होंने एक हाथ से लिफाफा पकड़ लिया और बोले, कौन था? मालूम नहीं साहब। चौकीदार बोला, बताकर नहीं गए। ठीक है, तुम जाओ। उसके साथ ही उन्होंने अपना घोड़ा एक स्थान पर रखते हुए कहा, लीजिए गफ्फार भाई, आप इस शय से बचें और मैं जरा इस लिफाफा को खोलकर देख लेता हूँ। गफ्फार खान उनकी इस शय से बचने के लिए अपना दिमाग लगाने लगे और उधर दीवान साहब लिफाफा खोलकर उसमें रखा एक पत्र पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते एक वे कुर्सी से इस पर का उछले मानो अचानक उसमें स्प्रिंग निकलना है। शतरंज में हाथ मार बहुत जोर से चीखे दीवान साहब, गफ्फार भाई, हमारी बहू मिल गई। क्या? खुशी की आवाज़ में गफ्फार खान उन पर झपटते हुए बोला, कहाँ है हमारी बहू? कल ले आएंगे हम इसको। खुशी की अधिकता ने उन्हें इस कदर पागल कर दिया कि वे अपनी गरिमा का भी ख्याल न रखते हुए नाच रहे थे। लेकिन अब तक कहाँ गायब थी? गफ्फार खान ने उत्सुकता में पूछा। लो, ये पत्र खुद ही पढ़ लो, कहते हुए दीवान साहब ने पत्र उसकी तरफ बढ़ा दिया और बंगले में अंदर भागते हुए चीखे, शारदा, सुनती हो? हमारी बहू, राकेश बेटे, तुम्हारी भाभी माधुरी मिल गई। पूरे बंगले में एक तूफान सा आ गया। हड़कंप समझ गया वहाँ। शारदा देवी और राकेश सहित बंगले के तमाम नौकर भी लॉन में आ गए थे। दीवान साहब तो खुशी के मारे इतने दीवाने हो गए थे कि सबको अलग अलग नाम लेकर बता रहे थे कि उनकी बहू मिल गई है। गफ्फार खान के पढ़ने के बाद सबने बारी बारी से उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र को, जिसका मजमून इस प्रकार का था, दीवान साहब, हमें कैप्टन सतीश की उस ब्लू टॉर्च की तलाश थी जो हमारे लिए अत्यधिक कीमती थी और हमारी सूचनाओं के आधार पर माधुरी के पास होनी चाहिए थी। इसलिए हमने मसूरी जाते वक्त माधुरी को किडनैप करके कैप्टन सतीश और उसकी गाड़ी का अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद उन्हें गाड़ी सहित खाई में धक्का दे दिया था। 6 महीने तक हम लगातार माधुरी से ब्लू टॉर्च के विषय में पूछताछ करते रहे। उसे हमने अपनी नज़रों में बड़े से बड़ा टॉर्चर दिया, परंतु कामयाब नहीं सके। अपनी इस नाकामयाबी से हम दो में से एक वजह मानते, या तो माधुरी पर ब्लू टॉर्च होने की हमारी जानकारी जड़ से ही गलत थी, या फिर औरत ज़रूरत से ज़्यादा वफादार और कठोर है। हमारे जिन टॉर्चरों के सामने पत्थर भी बोल उठते हैं, उन्हें सहकर भी अगर मालूम होने के बावजूद हम इससे कुछ नहीं बुलवा सके, तो हमें ये कहने में कोई हिचक नहीं होती कि हमारे इतने बड़े संगठन को शिकस्तें दे दी है। इसको किडनैप करने के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ ब्लू स्टार तक पहुंचना था, परंतु वह न मिलने की दशा में माधुरी हमारे लिए व्यर्थ है। अनउद्देश्यतापूर्ण हिंसा में हम विश्वास नहीं रखते और वैसे भी इसे न तो हमारे संगठन के बारे में कुछ मालूम है और न ही हमारे अड्डे तथा होलियों के बारे में। इसलिए इससे हमारा अपना समय खराब होने के मुआवजे के रूप में थोड़ा सा आर्थिक फ़ायदा उठाने की सोचिए, क्योंकि हमें मालूम होता रहा है कि आप अपनी गुमशुदा बहू को पाने के लिए बहुत ही लाली थे। उसकी कोई भी कीमत देने को तैयार है, लेकिन हम उसके बदले में आपसे एक बहुत छोटी सी रकम मांग रहे हैं, सिर्फ 10 लाख रुपये। हमें यकीन है कि इस पर आप आनाकानी नहीं करेंगे। और हाँ दीवान साहब, इसमें खास हिदायत ये है कि अगर आपने ज़्यादा होशियार बनकर पुलिस की मदद लेने की कोशिश की तो इसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, आप ज़रूर अपने बहू के साथ हाथ धो बैठेंगे। अगर आपको हमारा ये सौदा मंजूर हो तो कल दोपहर ठीक 1 बजे 10 लाख रुपये लेकर लखनऊ इलाहाबाद मार्ग पर 20 किलोमीटर आने के बाद मिल के एक पत्थर के पास एक व्यक्ति अपने सफ़ेद मुँह मारुति गाड़ी का बोनट खोले उस पर झुका हुआ होगा। उसकी एक बड़ी पहचान ये भी होगी कि उस समय गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं होगा।
आप उस व्यक्ति के पास पहुंच गया 10 लाख वाला ब्रीफकेस देते हुए सिर्फ इतना कहे, इतना कहेंगे कि अब बिल्डिंग हमारी हुई। इसके जवाब में आपसे कहेगा कागज आधे घंटे बाद सौंपे जाएंगे, कहकर वो चला गया। उसके ठीक आधे घंटे बाद आपको वो महफूज आपके पास पहुंच जाएगी। आप अकेली ही आएंगे। आपका गुमनाम शुभचिंतक। पत्र को पढ़ने के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया राकेश ने व्यक्त की, डैडी, ये हमसे किसी ने 10 लाख रुपए लूटने की योजना बनाई है, हमें तुरंत पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। नहीं बेटी, दीवान साहब एकदम बोल उठे, तो हमें पता नहीं पड़ा कि पुलिस को खबर करने पर यह कोरी धमकी है, ताकि हम पुलिस की मदद न ले सकें। उसके बाद भी हम ये रिस्क नहीं ले सकते। डैडी, हर मुजरिम ऐसे जुर्म में इसी तरह हिदायत दिया करता है। कुछ भी हो, हम पुलिस को खबर नहीं करेंगे। आप समझते क्यों नहीं डैडी? राकेश हल्का सा झुंझलाया। उसके पत्र में लिखी प्रक्रिया से साफ जाहिर है कि वह हमसे पहले रुपए चाहता, बाद में भाभी देने के लिए कह रहा। अगर मंशा सही होती तो वह हमें रुपए लेने के साथ ही भाभी न सौंप देता। तुम यही कहना चाहते हो ना कि कहना चाहते हो ना कि वो हमारे 10 लाख रुपए ले जाएंगे? हाँ जी। तो सुनो बेटे, दीवान साहब भावुकता भरे अंदाज में बोले, हम अपनी बहू के लिए 10 लाख का रिस्क तो ले सकते हैं, लेकिन 10 लाख के लिए बहू का रिस्क नहीं, बहू का रिस्क नहीं ले सकते। राकेश शुक्ला। वैसे राकेश बेटे, मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा। उनके बीच में गफ्फार खान पहली बार बोला, जुर्म की दुनिया में हमारी दुनिया से कहीं ज़्यादा ईमानदारी होती है। चाचा जान। राकेश उसे बीच में काटकर दीवान साहब कठोर स्वर में बोले, फिलहाल हमें तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी मांग लेंगे। राकेश बोला, कुछ नहीं, लेकिन उसने पूरा समूह अवश्य बना लिया। हेलो गोविंदगंज पुलिस स्टेशन। जी हाँ, मुझे स्टेशन इंचार्ज से बात करनी है। मैं स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर सुंदर सिंह ही बोल रहा हूँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? इस बात को छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कुछ लोग दीवान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदर बुरी तरह चौंका। अपने हड़बड़ाहट पर काबू पाता हुआ बोला, कौन दीवान साहब? प्रताप सिंह दीवान। लेकिन क्यों? उनके बेटे कैप्टन सतीश की कार दुर्घटना के बाद उनकी बहू रहस्यमय रहस्यमय परिस्थिति में लापता हो गई थी। कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हादसे का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करते रहे। दूसरी तरफ से उस पर 60 बड़ा सर उड़ा बदमाशों ने उन्हें एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें कहा गया है कि उनकी बहू माधुरी 6 महीने तक उनकी कैद में थी। अगर अ, उन, उनकी इनकी बहू माधुरी 6 महीने से उनकी कैद में थी। अगर वह इसे जिंदा चाहते हैं, जिसमें कहा गया था कि उनकी बहू माधुरी 6 महीने से उनकी कैद में थी, अगर वह उसे जिंदा चाहते हैं तो 10 लाख रुपए देकर ले सकते हैं। सुंदर के माथे पर पसीने की बूंद झिलमिलाने लगी, हाथ पैर फूल गए। फिर भी अपने स्वर में कुछ संयत करते हुए बोला, आप कौन है और आपको इसकी जानकारी कैसे है? इस बात से आपको क्या लेना देना इंस्पेक्टर? आपकी इन्फॉर्मेशन गलत भी तो हो सकती है। मुझे आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने से क्या फ़ायदा हो सकता है? इस बारे में तो मैं अभी कुछ कैसे कह सकता हूँ कि आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। एक शरीफ आदमी अगर इस बारे में मैं अभी कुछ कैसे कह सकता हूँ कि आप इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? एक शरीफ आदमी अगर अपने कर्तव्य का सफल निर्वाह करके और अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस की कुछ सहायता भी करना चाहता है, तो आप बाल की खाल निकाल कर उसे परेशान करते हैं। शायद इसलिए कोई शरीफ आदमी आज पुलिस की मदद नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ से झुंझलाहट भरा स्वर। और अगर थोड़ी देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई, तो इससे पुलिस को थोड़ी भागा दौड़ी के अलावा और क्या नुकसान है? लेकिन अगर सच साबित हुई तो पुलिस को एक साथी गिरोह को पकड़ने में सफल भी हो सकती है।
बस इतनी देर में ही तो पुलिस को थाने से हटाकर इस इलाके का कोई बैंक लूटा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इंस्पेक्टर कि आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने गलत जगह अप्रोच किया है। कुछ रुककर स्वर पुनः उभरा। ठीक है, मैं ये इन्फॉर्मेशंस आपके विभाग के किसी अधिकारी को दे सकता हूँ। ठीक है, ये ठहरिए मिस्टर, सुंदर जल्दी से बोला। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत पूछताछ तो करनी पड़ती है। उससे आपको तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम बदमाशों की इस साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। अब आप लाइन पर आए। बदमाशों को इस अदला बदली की कौन सी जगह है और क्या टाइम चुना है? सुंदर ने धीमे से पूछा। दूसरी तरफ से कहा गया, आज ठीक 1 बजे लखनऊ से इलाहाबाद जाने वाली सड़क पर लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद मील के पत्थर के पास सफेद मारुति का बोनट खोले व्यक्ति खड़ा हुआ होगा। 10 लाखों के नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस दीवान साहब उसी उसी को सौंपेंगे। दूसरी तरफ कहा गया, आज ठीक 1 बजे लखनऊ से इलाहाबाद तक जाने वाली सड़क पर लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद मील के पत्थर के पास एक सफेद मारुति का बोनट खोले व्यक्ति खड़ा हुआ होगा। 10 लाखों के नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस दीवान साहब उसी को सौंपेंगे। उसके आधे घंटे बाद दीवान साहब की बहू को सौंपने का वायदा किया गया है। इसमें रुपए देने वाले व्यक्ति कहेगा बिल्डिंग हमारी हुई, लेने वाला कहेगा कागज आधे घंटे बाद सौंपे जाएंगे। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही हुई तो आप बहुत बड़े इनाम के हकदार होंगे मिस्टर। क्या ये अच्छा हो कि आप हमें अपना परिचय दे दें? यकीन रखिए आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और आपको पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इंस्पेक्टर, मुझे ना आपके नाम का लालच है और ना मैं आपकी सुरक्षा का मोहताज हूँ। एक शरीफ नागरिक होने के नाते मेरा जो फर्ज था मैंने सब पूरा कर दिया। ओके, गुड बाय। हेलो हेलो, सुंदर फोन पर झपटता हुआ बोला, लेकिन दूसरी तरफ से अपने वाक्य के अंतिम शब्द के साथ संबंध विच्छेद कर दिया गया था। रिसीवर रखते हुए सुंदर को देखकर ऐसा लगता था मनु से सांप सूंघ गया हो। तूने हम पति पत्नी को किस मुसीबत में डाल दिया कमीने? सुंदर ने उसे खा जाने वाली नजरों के दांत पीसता हुआ बोला। रूनू ने चौंक कर सुंदर के घबराए चेहरे की तरफ देखा। अनायास उसका दिल असामान्य गति से धड़कने लगा। सुंदर की हालत देखकर सचिन भी चौंका अवश्य था, परंतु अपनी मनोदशा को छुपाता हुआ बेहद सामान्य स्वर में बोला, क्यों, क्या हुआ? तेरे जैसे दोस्त होने पर तेरे जैसे दोस्त होने पर जो हो जाए वह कम ही होगा। अब प्रवचन ही देता रहेगा या कुछ बताएगा भी? उसे घूरता हुआ सुंदर आगे बढ़ा और उसके नजदीक आकर बोला, अभी अभी मेरे पास थाने में एक गुमनाम फोन आया था। फिर? तेरी इस योजना की उसे पूरी जानकारी थी। कौन सी योजना की? न चाहते हुए भी सचिन चौंके बगैर न रह सका। आज जो नाटक तू दीवान साहब के साथ खेलना चाहता था, क्या जानकारी थी उसे? वो जानता था कि कोई गिरोह दीवान साहब के लड़के और कैप्टन सतीश की दुर्घटना का फायदा उठाकर उनकी लापता बहू को बदले फिरौती मांग रहा है। कुछ सोचता हुआ सचिन बोला, बस इतनी सी जानकारी थी उसे या इससे आगे भी कुछ जानता था वह? क्या मतलब? सुंदर ने आंखें तरी रही। मतलब ये मिस्टर सुंदर कि तुम मुझसे अपनी और उसकी फ़ोन पर होने वाली सारी बातें डिटेल में सुनाओ। परेशान सी हालत में सोफे पर बैठकर सुंदर ने उसे सब कुछ सुनाने लगा। सचिन के साथ साथ रेनू भी बहुत ध्यान से बातें सुन रही थी। सुंदर की सारी बातें सुनने के बाद सचिन बोले, इसका मतलब यह है कि उसे सिर्फ इतना मालूम है कि कोई गिरोह दीवान साहब से 10 लाख रुपये ऐंठना चाहता है। उसे हमारी इस योजना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। हम माधुरी के स्थान पर रेनू को उनकी बहू के रूम में भेजना चाहते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को इतनी जानकारी होना कम मुसीबत की बात है? सुंदर झुंझलाया। इसमें कोई बहुत बड़ी मुसीबत की बात नहीं है सुंदर। हाँ, जिसके घर में तुझ जैसा मुसीबतों को जीता जागता पहाड़ बैठा हो उसके लिए तो
सारी मुसीबतें छोटी ही होनी चाहिए। इस तरह किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता। अगर तू मेरा पीछे छोड़ दे तो हमारी समस्या खुद ही हल हो जाएंगी। सुंदर ने गुस्से से कहा। अपना काम हो जाने के बाद में पहले मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा सुंदर। अपना काम हो जाने से पहले मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा सुंदर। सचिन कठोर स्वर में बोला। अगर तूने पूरे मन से मेरा साथ नहीं दिया तो तुम दोनों को और बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। कमीने, दिल करता है तुझे पूरी बात उसकी पूरी बात होने से पहले रेणु सचिन की तरफ देखते हुए बोले, अब इस समस्या का क्या हाल है? वह सोचने की कोशिश वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सुंदर डिस्टर्ब कर रहा है। सचिन ने कहा, अब जल्दी सोचो, वक्त बहुत कम है। हाँ, वह तो मैं भी देख रहा हूँ। इस समय 10 बजे हैं और हमने 1 बजे का टाइम दीवान साहब को दिया हुआ है। सचिन की एक नज़र घड़ी पर मारता हुआ बोला। रेणु सुंदर के बराबर में जाकर सोफे पर बैठ गई। सचिन टहलता हुआ कुछ सोचने लगा। ड्राइंग हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। करीब 5 मिनट बाद सचिन बोला, इन गुमनाम फोन की बातों में से एक बात बिल्कुल साफ है कि उसे जितनी जानकारी है वो दीवान साहब के बंगले से लीक हुई है। वह सिर्फ उतनी बातें जानता है जितनी हमने दीवान साहब को भेजे जाने वाले पत्र में लिखी हैं। उसे हमारे मुख्य योजना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब हम अपनी जगह बदल देनी चाहिए। उससे सुंदर पर उस फोन वाले व्यक्ति का शक भी नहीं जाएगा और वह भी इस षड्यंत्र में शामिल है, क्योंकि सुंदर अपने दल बल के साथ 1 बजे से पहले उस जगह पहुंच जाएगा जो जगह उसे फ़ोन पर बताई गई है, जबकि वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक उसी समय मेरे दूसरे साथी दीवान साहब से 10 लाख रुपए का बैग संभाल रहे होंगे। सुंदर और रेणु कुछ नहीं बोले, परंतु खुद सचिन के दिमाग में एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उसके और भेड़िया के बीच यह तय हुआ था कि 12 बजे तक वह रेणु को अपने साथ लेकर जाकर उसे मुगल शॉपिंग सेंटर के बाहर सौंप देगा। उससे आगे की सारी योजना को कार्यान्वित कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भेड़िया की थी। इसमें समस्या यह थी कि जब वह 12 बजे भेड़िया से मिलेगा और उसे यह सब कुछ बताएगा, कितना टाइम ही नहीं होगा कि वह दीवान की जगह बदलने की सूचना पहुंच सके, क्योंकि तब तक दीवान साहब अपने बंगले से चल चुके होंगे। अब उसके सामने ये समस्या थी कि भेड़िए से कैसे संपर्क स्थापित करे, क्योंकि अभी तक उसकी जितनी बार भी भेड़िया से बात हुई थी उसमें भेड़िया ने उससे संपर्क स्थापित किया था। उसके पास न भेड़िया का फ़ोन नंबर था, न उसके अड्डे का पता ठिकाना। लेकिन वह सुंदर और रेणु को अपनी समस्या के बारे में नहीं बता सकता था। उसने उन दोनों पर तो यही जाहिर किया था कि उसके अन्य साथी भी इस योजना में सक्रिय हैं। अभी वह अपनी इस उलझन को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि एक फ़ोन की घंटी गनगनाई। ये फ़ोन की घंटे बजना एक सामान्य बात है, परंतु इस समय हॉल में माहौल कुछ इस तरह का था कि तीनों ने एक साथ चौंककर फ़ोन की तरफ देखा। एक प्रश्न चिन्ह तीनों के चेहरे पर नजर आने लगा। फ़ोन सुंदर के नज़दीक था, इसलिए रिसीवर उठाने की जहमत उसने ही उठाई। हेलो, रिसीवर उठाकर सुंदर ने मरे हुए स्वर में कहा। दूसरी तरफ से एकदम कर्कश आवाज उभरा, रिसीवर मिस्टर सचिन को दीजिए। सुंदर ने बिना कुछ बोले रिसीवर सचिन की तरफ बढ़ाकर उसके कॉल होने का इशारा किया। सचिन तेजी से उसकी तरफ लपका और झपटने वाले के अंदाज में उससे रिसीवर ले लिया। हेलो सचिन, हियर। मिस्टर सचिन, तुम्हारे सामने जो कुछ उस गुमनाम फ़ोन से एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई थी वह हमने दूर कर दी है। दीवान साहब को अब हमने पुराने किले में बुलाया है। तुम इंस्पेक्टर की बीवी को अब हमें सपना टाकीज के बाहर सौंप देना। वहाँ एक काले रंग की एम्बेसडर खड़ी होगी। उस ड्राइवर का आधा चेहरा जला हुआ होगा। वह तुम्हें देखकर कहेगा, क्या माधुरी टाकीज यही है? तुम उसे जवाब दोगे, नहीं, पुराने किले के पास। बस उससे आगे वो का काम हमारा है। ओके ओके। उधर से संबंध विच्छेद होते ही सचिन ने भी रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया और दोनों की तरफ घूमकर बोला, मेरे साथियों ने दीवान साहब से बात करके जगह बदल दी है। सुंदर और रेणु बोले तो कुछ नहीं, परंतु उनकी नज़रों में आश्चर्य अवश्य था। देखो डैडी, आपने अब तो उन बदमाशों की जगह ही बदल दी। राकेश तैश में बोला, अब तो आपको समझ जाना चाहिए। कुछ अजीब से अंदाज में दीवान साहब ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या समझ जाना चाहिए हमें? वो लोग हमारे साथ धोखा करना चाहते हैं। ऐसा सिर्फ तुम्हें ही क्यों लग रहा है? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? जगह बदलना भी उनकी कोई चाल है। हम सब समझ रहे हैं राकेश, दीवान साहब ने उसे घूरते हुए कठोर स्वर में कहा। उन्होंने जगह क्यों बदली ये भी हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। क्यों? राकेश आश्चर्य से बोला। वो लोग हमारे साथ धोखा करेंगे या नहीं ये तो आने वाले चंद घंटे ही बताएंगे, लेकिन ये हम अभी बता रहे हैं कि
तुम अपने परिवार के साथ सरासर धोखा कर रहे हो। मैं राकेश बुरी तरह बौखला गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डैडी? क्यों, कुछ गलत कहा है हमने? डैडी, तुमने अभी कुछ देर पहले गुमनाम व्यक्ति बनकर फ़ोन पर पुलिस को इसकी सूचना दी थी या नहीं? एकाएक दीवान साहब गरजे। वो अब हम तुम अब तुमसे कुछ सुनना नहीं चाहते। दीवान साहब उसकी बात काटकर पुनः गरजे। संयोग से उस समय हमने दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाया हुआ था, जिस समय तुम गोविंदगंज पुलिस स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर सुंदर सिंह से बात कर रहे थे। राकेश बुरी तरह सकपका गया। नजरें नहीं मिला पाया वो दीवान साहब से। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर की सी स्थिति हो गई थी राकेश की। क्यों किया तुमने ऐसा? दीवान साहब बुरी तरह दाड़ बोले। बोलो, क्यों तुम उस बहू को इस घर में नहीं आने देना चाहते? डैडी, ये मैंने इस परिवार के हित में ही किया था। बड़ी मुश्किल से दबे हुए स्वर में वो कह पाया। उस बदनसीब बहू को आने से इस परिवार का क्या हित हो जाएगा? मेरा मतलब ये नहीं था डैडी। और क्या मतलब था तुम्हारा? मैं अभी ये यकीन नहीं कर पाया कि डैडी की भाभी उन बदमाशों की कैद में है या हमसे 10 लाख रुपये यूं ही मांग रहे हैं। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा कि हमें 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। दीवान साहब का स्वर कुछ नरम हुआ। बोले, लेकिन तुम्हें उससे पहले सोचना चाहिए था कि अगर 10 लाख के लिए हमारे बहू को कुछ हो जाएगा तो वह हमारे परिवार के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। अरे, हमारे पास दौलत की कमी है क्या? अगर उसमें से 10, 20 या 50 लाख रुपए भी निकल जाएंगे तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा हम पर? परंतु उस बेवकूफ़ लड़के की एक चीज़ तो हमें ऐसी मिल जाएगी जिसे जिसे उसने हमारे परिवार से भी ज़्यादा चाहा है। उसे हम खुश रख कर ये एहसास तो कर सकते कि हमने उसकी आत्मा को शांति पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहते दीवान साहब भावुक हो उठे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए डैडी। राकेश तुरंत पैंतरा बदला। ठीक है, लेकिन हम तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती तुमसे दोबारा नहीं होगी। सचिन और भेड़िया की योजना निर्विघ्न सफल हो गई। रेणु माधुरी बनकर प्रताप सिंह दीवान के बंगले में आ गए। दीवान साहब स्वयं गाड़ी चलाते हुए माधुरी को लेकर आए थे। पोर्च में जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही बंगले के पारिवारिक सदस्य और नौकर उसके समीप आ गए। उस समय शारदा देवी को छोड़कर हर व्यक्ति हैरत में पड़ गया जब दीवान साहब ने ड्राइंग सीट से उतरकर माधुरी के लिए स्वयं गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बोले, आओ बेटी, बाहर आ जाओ। रेनू का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वह अपने सारे शरीर में हल्की सी कंपकपाहट महसूस कर रही थी। एक अनजाना सा डर उसके मन मस्तिष्क को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। शारदा देवी ने आगे बढ़कर अपना सहारा देते हुए उसको बाहर निकलने में मदद की। फिर वो नीचे से लेकर ऊपर तक अजीब सी नज़रों को देखते हुए बोली, कितनी कमज़ोर हो गई है हमारी बहू। उन दरिंदों ने यात्रा कितनी दी है इसे। ऐसी हालत में कमज़ोर नहीं होगी तो क्या मोटी होगी? दीवान साहब ने तुरंत कहा। रेनू ने गाड़ी से उतरकर सबसे पहले दीवान साहब के पैर छुए, उसके बाद शारदा देवी के, फिर दीवान साहब के बराबर में खड़े गफ्फार खान को देखकर वो कुछ ठिठक गए। सबके विषय में सचिन ने उसे कुछ न कुछ अवश्य समझा दिया था, थोड़ा बहुत हुलिया भी, परंतु गफ्फार खान का हुलिया उसके लिए नितांत अनजाना था। इसलिए वो राकेश की तरफ बढ़ गए। तभी दीवान साहब ने उसे टोका। क्या हुआ बेटी, आज तुम गफ्फार भाई को भूल गई? शादी वाले दिन हमारी जगह इन्होंने तो तुम्हें आशीर्वाद दिया था। रेनू का दिल और तेजी से धड़का। उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोले, सॉरी अंकल। बेटा, चाचा जान को अंकल कब से बना लिया तुमने? गफ्फार खान आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, शारदा, हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। अब अपने घर में आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। शारदा देवी ने कहा। बेटी यूं खड़ी क्यों रह गई? दीवान साहब उसे असमंजस में देखकर बोले, अपने चाचा जान के पैर नहीं छुओगी? रेनू को तो इस समय उनके हर निर्देश का पालन करना था, सो उसने आगे बढ़कर गफ्फार खान के पैर छू लिए। जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसने रेनू को अपने सीने से लगा लिया। राकेश, तुम गैरों की तरह चुपचाप क्यों खड़े हो? अपनी भाभी को नमस्ते नहीं करोगे या इस बात का इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारी बड़ी भाभी तुमसे नमस्ते करे? मन ही मन कट कर रह गया वो, परंतु प्रत्यक्ष में उसने एहसान सजाता तो वो नमस्ते भी कर लेती। रेनू ने भी औपचारिकता को ध्यान में रखकर उसका जवाब दे दिया। एक दीवान साहब को न जाने क्या हुआ कि वह अपने चारों तरफ किसी को तलाश करने लगे, परंतु जब उन्हें ऐसा कोई दिखाई नहीं देता तो वो देखना चाहते थे तो बोले, बंसी, आज हमारी गाड़ी की आवाज़ सुनकर भी रॉकी नहीं आया? कमाल हो गया मालिक, आपकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर तो वह अपना खाना और दूध छोड़कर भी भागा चला आता है, और आज आपको आए हुए इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया हुआ है। बंसी चारों तरफ देखता हुआ आश्चर्य से बोला।
रॉकी का जिक्र आते ही रेनू का सारा अस्तित्व काँप गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि अपने व्यक्ति को पहचानने में इंसान भूल कर सकता, परंतु कुत्ता अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने में कभी नहीं भूल करता। ये उसका स्वाभाविक गुण है। वह भी आएगा और उस पर झपट कर सारा खेल खत्म कर देगा। इस कल्पना में उसका रोआ रोआ कांपा दिया। चेहरा फक पड़ गया, निचुड़े हुए कपड़े के मानिंद। उसे लगा कि कुछ क्षण बाद उसका खेल खत्म, नाटक का पटाक्षी। घर घबरा कर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बचाव के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं था उसके पास। एक राकेश की आंखों में एक विचित्र सी चमक नजर आने लगी। उसे लगा जो काम वह नहीं कर सका उसे रॉकी बखूबी कर देगा। ये सोचकर उसने अति उत्साहपूर्ण जोर से बोला, रॉकी रॉकी। तभी बुलडॉग सा नजर आने वाला भूरे रंग का एक ऊंचा सा कुत्ता बहुत तेजी से भागता हुआ आया। रेनू के चेहरे पर बुरी तरह हवाइयां उड़ने लगी। चेहरा एकदम फक, काटू तो खून नहीं। सारे शरीर में झुरझुरी से दौड़ती चली गई। अपनी सांस रुकती से महसूस होने लगी उसे। प्राण शुष्क हो गए। टांग टांगे कप कपाने लगी, परंतु वह उसकी आशा के एकदम विपरीत। रॉकी भागता हुआ सबसे पहले राकेश के पास है, लेकिन तुरंत वह रेनू की तरफ इस तरह मुखातिब हुआ जैसे उसका सिखाया हुआ जानवर। न जाने कि वो रॉकी को कि वह रेनू के पैरों में लेटकर उसके पंजे चाटने लगा। एक एक बुरी तरह से पागल हो गया था वह। उसके सीने पर पैर रखकर वह रेनू के चेहरे से अपना चेहरा रगड़ने की चेष्टा करने लगा। कुंकू की आवाज करता हुआ उससे ऐसे मिला था जैसे वह वर्षों बाद अपने मालिक से मिल रहा। रॉकी बड़े जोश में अपने प्यार का इजहार कर रहा था। अपने सीने पर रॉकी के पैर रख जाने पर एक क्षण को तो रेनू और बुरी तरह से कांप गई थी, परंतु अगले क्षण समझ गई कुत्ते से कहीं न कहीं भूल हो रही है। या फिर सचिन ने अपनी योजना में सफल बनाने के लिए दीवान साहब का कुत्ता ही बदल दिया है। उसे अपना दूसरा विचार ज़्यादा सही लग रहा था, क्योंकि इस बात का दिल किसी तरह भी मानने को तैयार नहीं था कि कुत्ता अपने मालिक को पहचानने में भूल कर सकता है। रॉकी की इस हरकत पर रेनू के अलावा किसी को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था, बल्कि रेनू के लिए रॉकी का ये मुंह प्यार सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। दीवान साहब बोले, शर्त तुम रेनू को उसके कमरे में ले जाओ और इस समय इससे बातें मत करना, सिर्फ आराम करने देना। बातें हमें भी बहुत सारी करनी है, लेकिन इसको ज़रा 2-4 दिन घर में रहकर सामान हो जाने दो, तभी आराम से करेंगे। और हाँ, इसका विशेष ख्याल रखना, हमारी बहू को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। शारदा देवी जैसे रेनू का हाथ पकड़कर अंदर जाने के लिए मुड़े, ठीक उसी समय धड़धड़ाता हुआ इंस्पेक्टर सुंदर सिंह अपने साथ 5 कांस्टेबलियों को लेकर वहां धमका। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दीवान साहब, गुस्ताखी माफ। सुंदर आगे बढ़ता हुआ बोला, मैं आपके और आपकी मिसेज माधुरी दीवान के बयान लेना चाहता हूँ। सुंदर की आवाज़ सुनकर रेनू चौंकी। उसने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। सुंदर ने तुरंत पलकें झपकाकर संतावना दी। क्यों? दीवान साहब ने आंखें तरेर कर पूछा। फिरौती लेना या देना कानून की नज़र में जुर्म है। तुम हमें कानून समझाने आए हो इंस्पेक्टर? मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है दीवान साहब, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, परंतु मेरे लिए एक गिरोह का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसने आपकी बहू को इतने महीनों तक नाजायज़ कैद में रखा। सुंदर रेनू की तरफ देखता हुआ बोला, कैसा पता लगाओगे? कई महीनों तक उनकी कैद में रहने पर मिसेज माधुरी उनके हुलिया बोल चाल रहन सहन से अच्छी तरह वाकिफ हो गई थी। शायद इनके बयान से हमें कोई सूत्र हाथ लग जाए। तुम इस समय हमारी बहू से कोई बात नहीं कर सकते इंस्पेक्टर, दीवान साहब ने सपाट स्वर में कहा। अगर उससे कुछ पूछना ही है तो इसके लिए तुम्हें कल आना होगा। इस समय बहुत थकी हुई है। हमसे कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। ठीक है, मैं मिसेज माधुरी से कल बयान ले लूँगा, सुंदर ने बिना किसी प्रतिरोध के कहा। लेकिन फिलहाल आप इतना बता दीजिए कि बदमाशों की जगह बदलने की कोई सूचना आई थी आपके पास? हाँ। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये हम नहीं जानते। इलाहाबाद रोड पर 20 किलोमीटर वाले मील के पत्थर की जगह बदलकर उन्होंने आपको यहाँ कहाँ बुलाया था? पुराने किले में। शुक्रिया दीवान साहब। रेनू को पुनः सरसरी नज़रों से देखता हुआ सुंदर पलटा। अब मैं आपको कष्ट देने कल आऊँगा। दीवान साहब कुछ नहीं बोले, परंतु सुंदर के जाने के बाद काफ़ी देर तक राकेश को घूरते रहे। रेनू के लिए अगले दिन की शुरुआत बड़ी अजीब व गरीब रही। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह अपनी गर्मी फैला भी नहीं पाया था कि गफ्फार खान बंगले में दाखिल हो गया। लॉन में बैठे दीवान साहब अखबार के साथ कुछ सुबह की दूसरी चाय पी रहे थे। आओ गफ्फार भाई, सुबह ही सुबह भाभी जान ने कोर्ट मार्शल कर दिया। अखबार एक तरफ रखकर दीवान साहब ने उसके लिए बराबर में कुर्सी खींची। ऐसा ही समझ लीजिए दीवान साहब। गफ्फार खान कुर्सी पर बैठने के बाद बोला, हुआ यह कि कल मैं जब घर पहुंचकर आपकी भाभी जान को माधुरी बेटी के आने की खुशखबरी दी तो तुरंत बोलने की उन्होंने छतरी वाले पीर से मन्नत मांग रखी थी कि जिस दिन माधुरी मिल जाएगी उस दिन वह पीर बाबा के मज़ार पर जाकर चादर चढ़ाएंगी।
कल जब हम बाबा के मज़ार पर चादर चढ़ाने पहुँचे, तो वहाँ बाबा ने हमें माधुरी के लिए ये कहकर ताबीज़ दिया कि उसके बाएँ बाजू पर बाँध देने से फिर उसे पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो आप अपनी बेटी के लिए ये ताबीज़ लेकर आए? गफ़्फ़ार खान मुस्कुराता हुआ बोला, आता तो मैं आराम से दोपहर के बाद, परंतु इस समय तो आपकी भाभी जान का भेजा हुआ हूँ। बिस्तर से उठकर बिना चाय पिलाए ताबीज़ पकड़ाकर घर से निकाल दिया। साथ में हिदायत भी दी कि आज चाय तब मिलेगी जब माधुरी के हाथ पर ताबीज़ बांध कर आएंगे। आपके साथ तो सचमुच बहुत बड़ा जुल्म किया है भाभी जान ने। दीवान साहब ने कहा, चलिए गफ्फार भाई, आप पहले चाय पी लीजिए, हम भाभी जान से आपकी शिकायत नहीं करेंगे। माफ़ कीजिए दीवान साहब, अपनी बेगम साहिबा का हुक्म टालने की हिम्मत मुझ में नहीं है। आज मैं उससे पहले चाय नहीं पीऊँगा जब तक उनके हुक्म की तामील नहीं कर दूँगा। दीवान साहब हँसे, बोले, ठीक है गफ़्फ़ार भाई, हम तब तक इस अखबार की सुर्खियाँ देख लें। आप भाभी जान का हुक्म बजा लीजिए। आप भी तो साथ चलिए। अपने बहू के पास जाने के लिए आपको वहाँ किसी के साथ की क्या ज़रूरत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गफ़्फ़ार खान ने तुरंत कहा। कहाँ इस समय वह अपने कमरे में ही होगी। अखबार पर दृष्टि जमाए हुए दीवान साहब बोले। जीती रहो, गफ्फार खान ने कहा। लाओ जरा अपना दायां हाथ आगे करो। कि क्यों? बड़े रहस्यमय ढंग से गफ्फार खान ने अपने चारों तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से बोला, कमाल कर दिया तुमने। वो लोग तुमसे कुछ भी नहीं उगलवा सके। बहुत बड़े इनाम के हकदार बन गई हो तुम। रेनू चुप रहे। अपना दायां हाथ आगे कर दो, मैं उसमें ताबीज़ बांधता हुआ तुमसे बातें कर लूँगा। किसी को भी शक नहीं होगा। इस बार रेनू बुरी तरह चौंकी। मैं समझी नहीं चाचा जान। लगता है उन लोगों ने तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ढीली कर दी है। तुम इतना भी नहीं समझी कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहता हूँ। रेनू को लगा जैसे उसका दिमाग हवा में तैर रहा। गफ्फार की बातें उसकी समझ से बिल्कुल परे थी। तभी गफ्फार खान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसमें ताबीज़ बांधता हुआ धीरे से बोला, तो ब्लू टॉर्च कहाँ छुपा दी तुमने? उसकी समझ में नहीं आया कि गफ्फार खान को क्या जवाब दे। जवाब भी क्या देती। ब्लू टॉर्च की तलाश में तो वह समूह यहाँ आए थे। जवाब नहीं दिया तुमने? गफ्फार खान की फुसफुसाहट में झुंझलाहट आ गई थी। मुझे नहीं मालूम, बको मत। जहरीले नाकेदर गफ्फार खान फुसफुस कर मारी। फुस फुसफुसकार मारी। उसे धोखा दे उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है जिसके साथ मिलकर तुमने ब्लू टॉर्च हासिल की थी। हमारी सारी प्लानिंग सफल हो जाने के बाद न जाने वो कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हें रहस्यमय ढंग से गायब कर दिया था। मैं तब से बराबर तुम्हें ढूंढ रहा था। सोच नहीं पाई रेनू क्या जवाब दे। उसकी बातों से वो इतना तो अवश्य समझ गई कि यहाँ पहले से ही माधुरी और गफ्फार के बीच में कोई ऐसी चक्कर चल रहा था जिसमें माधुरी को वह ब्लू टॉर्च हासिल करके गफ्फार को देनी थी। गफ्फार भाई, अपनी बेटी से क्या खुसर फुसर हो रही है? एक शारदा देवी की आवाज़ आई। मैं तुमसे फिर बात करूंगा। कहने के तुरंत बाद गफ्फार खान शारदा देवी की तरफ घूमा। बोला, भाभी जान, बात यह है कि इसके हाथ में बनी ये चाय पिए हुए एक मुद्दत हो गई। मैं इससे कह रहा था कि अगर तबीयत ठीक हो तो। गफ्फार भाई, आपने ये मेरे ये मेरे मुंह की बात छीनी है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही शारदा देवी ने कहा, वैसे भी हमारी बहू चाय बहुत बढ़िया बनाती है। मैं चाय बना कर लाती हूँ। गफ्फार से नजरें चुराते हुए रेनू बाहर निकल गई। गफ्फार खान और शारदा देवी हॉल में आकर बैठ गए। बैठते बैठते गफ्फार ने शारदा देवी को वही सब सुनाया जो लॉन में दीवान साहब को सुनाया था। कुछ देर बाद दीवान साहब भी वहाँ आ गए। माधुरी के विषय में जो बातें होने लगी। 10 मिनट बाद चाय लेकर रेनू वहाँ आ गई। उसके हाथ में चाय की ट्रे देकर दीवान साहब भड़क उठे। बंगले के सारे नौकर कहाँ मर गए जो हमारी बहू को? ये मेरे और गफ्फार भाई की विशेष फरमाइश थी कि आज हम अपनी बहू के हाथ की चाय पियेंगे। शारदा देवी स्पष्टीकरण देगा। वो दीवान साहब मुस्कुराते हुए बोले, बहू के हाथे इस साहस वाले हिटलर शाही शुरू कर दी तुमने? शारदा देवी धीरे से मुस्कुरा कर रह गई। रेनू अपनी मनोदशा को छिपाती हुई चाय बनाने लगी। गफ्फार खान लगातार उसे घूर रहा था। चाय बनाती रेनू की कनखियों से उसकी तरफ देखा तो तो उसे अपनी तरफ घूरते देखकर शरीर में सिरन से दौड़ गई। गफ्फार की नजरें तीर से चुभती महसूस हो रही थी। चाय बनाकर उसने सबसे पहले 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 दीवान साहब की तरफ बढ़ाया तो तुरंत गफ्फार की तरफ इशारा करते हुए बोले, बेटी पहले इन्हें दो जिनकी फरमाइश थी। रेनू ने घबराहट पर काबू रखने का असफल प्रयास करते हुए गफ्फार की तरफ प्याला बढ़ा दिया, परंतु उसके हाथ कांपने लगे। मेरी बात का ध्यान रखना भाऊ, प्याला पकड़ते हुए गफ्फार ने अजीब से अंदाज में कहा। दीवान साहब तुरंत बीच में टपके, कौन सी बात? रेनू का दिल धाड़ धाड़ करके बजने लगा। ताबीज़ के लिए कुछ हिदायतें दी है पीर बाबा ने। गफ्फार खान ने बात पलटी।
रेनू गफ्फार खान की नज़रों से बचने के लिए अब जल्दी से जल्दी वहां से हटना चाहती थी, इसलिए वो शारदा देवी और दीवान साहब को चाय का प्याला देकर जैसे ही वापस जाने को मुड़ी, तभी हॉल में जिन्न के मानंद सुंदर प्रकट हुआ। गुड मॉर्निंग दीवान साहब। सुंदर इस आवाज को सुनकर रेनू का दिल खुशी से उछल पड़ा। आंखों में असीम प्यार के भाव लिए उसने सुंदर की तरफ देखा। जी चाह दौड़कर लिपट जाए अपने सुंदर के सीने से, परंतु चाहकर भी वैसा नहीं कर सके। दोनों ने आंखों के जरिए अपने प्यार का आदान प्रदान किया। सुंदर को देखकर दीवान साहब के चेहरे पर कुछ तनाव सा आ गया। उन्होंने अनचाहे भाव से अभिवादन का जवाब देते हुए कहा, बैठिए। थैंक यू। सुंदर आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठ गया। सुंदर को देखकर रेनू अब वहां से हटने का विचार स्थगित कर दिया। माधुरी बंसी के हाथ में एक कप चाय और भेज दो। बाबूजी, चाय तो है, मैं अभी बनाती हूँ। दीवान साहब की भाव भावनाओं में एकदम अनजान रेनू प्रफुल्लित सी ट्रे की तरफ बढ़ गई और सुंदर के लिए एक बड़े मन से चाय बनाने लगी। रेनू की हरकत दीवान साहब को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वे अपने बहू के हाथ की चाय किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं पिलवाना चाहते थे, परंतु उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रेनू ने फुर्ती से चाय बनाकर सुंदर की तरफ बढ़ा दी। सुंदर ने चाय का प्याला लेते समय जानबूझकर उसके हाथ का स्पर्श किया। यह सुखद अनुभूति दोनों ने महसूस की। कहीं इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? दीवान साहब ने एकदम सपाट स्वर में पूछा। मैं मिसेज माथुर से बयान लेना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, आप इस केस में कोई दवा दीजिए, इसके लिए हाँ, हम आपकी मनचाही सेवा कर देंगे। दीवान साहब का आशा समझता हुआ सुंदर बोला, दीवान साहब, ऐसा करना मेरे हाथ में नहीं है। इस केस के लिए मुझे सीधे ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं कि मिसेज माथुर से उन बदमाशों के लिए हुलिया और अड्डे आदि के बारे में तफसील से मालूम करके जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी करूँ। लेकिन हम आपको बता चुके, हमारे बहू को कुछ नहीं मालूम। ऐसा संभव नहीं है दीवान साहब कि कोई व्यक्ति किसी की कैद में 6 महीने तक रहा और वह उसके हुलिये, बोलचाल इत्यादि के विषय में कुछ न जानता हो। सुंदर तनिक कठोरता से बोला, और वैसे भी उन लोगों ने तो मिसेज माधुरी को ब्लू टॉर्च के विषय में काफ़ी कड़ी पूछताछ की, जो उनके पत्र में जाहिर है। कुछ भी हो, हम आपको अभी अपनी बहू के बयान लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। दीवान साहब, अब आपका ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, इसमें देश की सुरक्षा का सवाल भी जुड़ा है। हमारे लिए मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि वे देश के दुश्मन कौन हैं जो कैप्टन सतीश को ब्लू टॉर्च के विषय में जानकारी लेना चाहते थे। मुझे इसके लिए अपने विभाग से बहुत सख्त आदेश हुए हैं। इस बार दीवान साहब ने साथ साथ गफ्फार खान ने भी चौंक कर सुंदर की तरफ देखा। आप ब्लू टॉर्च के विषय में कैसे जानते हैं? दीवान साहब ने आश्चर्य से पूछा। इस केस के विषय में मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूस मिस्टर सचिन सिंह ने मुझसे मिले थे। उन्होंने ही मुझे ये सब बताया था। दीवान साहब और पूरी तरह चौंके। क्या मिस्टर सचिन को ये मालूम हो गया है कि हमारी बहू मिल गई है? जी हाँ। न जाने किस सोच में डूब गए दीवान साहब। तभी गफ्फार बोले, इंस्पेक्टर, हमारी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, आप शाम को आकर बयान लेने तो ज़्यादा मुनासिब हो। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिसेज माधुरी के बयान इस समय लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे अपनी रिपोर्ट तुरंत तैयार करके अफसरों को भी भेजनी है। लेकिन इंस्पेक्टर, दीवान साहब की बात पूरी होने से पहले रेनू बोले, बाबूजी, इनको जो पूछना है पूछने दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ विशेष तो वैसे ही मालूम नहीं है। जितना जानती हूँ उतना बता देती हूँ। दीवान साहब कुछ नहीं बोले, परंतु गफ्फार के माथे पर परेशानी भरे कुछ अजीब सा बल अवश्य पड़ गया। गफ्फार के मन का चोर रेनू को अच्छी तरह समझ रही थी। वो बिना किसी परवाह के सुंदर से बोले, इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा बयान सबके सामने लेंगे या अलग अलग में? आइए आप मेरे साथ। सुंदर एकदम उठकर रेनू के पीछे पीछे चल दिया। रेनू उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दीवान साहब, गफ्फार खान और शारदा देवी के बीच हॉल में अजीब सा सन्नाटा खिंच गया। कैसी हो रेनू? क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा कैसी हूँ। क्यों? अगर ये कहूँ ठीक हूँ तो वो सीधे सीधे आपसे झूठ बोलना होगा, और अगर मैं कहूँ कि अच्छी नहीं तो आपको दुख पहुँचेगा। ओह रेनू, हतादर्श के साथ सुंदर ने कहा, हम किस जंजाल में फंस गए? हमारा सारा दुख चैन छिन गया। यहाँ कोई आ सकता है? सुंदर रेनू चोरों की तरह चारों तरफ देखते हुए बोले, हमें जल्दी से काम कर लेना चाहिए। अब तो हम दो घड़ी अब तो हम दो घड़ी प्यार की बातें भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ एक नई मुसीबत में फंस गई हूँ। सुंदर चौका, कैसी मुसीबत? यहाँ पर शायद पहले से ही माधुरी और गफ्फार खान के बीच कुछ षड्यंत्र पनप रहा था। शायद उसी षड्यंत्र के तहत गफ्फार और उसके साथियों ने सतीश की हत्या की थी। इस साजिश में माधुरी भी शामिल थी। ब्लू टॉर्च माधुरी ने हासिल कर ली थी। इस योजना के मुताबिक माधुरी को टॉर्च गफ्फार खान को सौंपनी थी। तब ये रहस्यमय परिस्थितियों में माधुरी गायब हो गई और तब से गफ्फार खान लगातार उसे ढूंढ रहा है। इसका मतलब ब्लू टॉर्च यहाँ नहीं है। हाँ, जिंदा या मुर्दा माधुरी के पास है।
गफ्फार की बातों से तो ऐसा ही लगता है, रेनू ने कहा। मौका निकाल कर ये ब्लू टार्च लेने मेरी तरफ झपटा, जैसे अगर मैंने उसे ब्लू टार्च नहीं दी तो मुझे जान से मार डालेगा। माधुरी के विषय में और कुछ बताया उसने? जब वह मुझे माधुरी समझ रहा तो क्या बताया था? सुंदर रेनू ने बिल्कुल नज़दीक पहुंचकर बोला, अब तो तुम्हारा रोल और मुश्किल हो गया है रेनू। मुझे इस खुराट से बहुत डर लग रहा है सुंदर। रेनू ने को बड़ी बड़ी आंखों ने सचमुच खौफ नजर आ रहा था। इसमें तो न डरने की कोई बात नहीं है, वह भी एक चोर से, और चोर के पैर नहीं हुआ करते। तुमने उसके विषय में जो बताया उसके मुताबिक ब्लू टार्च माधुरी के पास है। उसकी नज़रों में इस समय माधुरी तुम हो, और तुम्हें वह उस वक्त कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मुझे ब्लू टार्च न मिल जाए। लेकिन मैं उसके सामने नकली माधुरी कब तक बनी रह सकूंगी? उसके सामने मेरा ये नाटक कब तक चलेगा? जब उसने और माधुरी से मिलकर एक मिशन पर काम किया है तो निश्चय रूप से वो जल्दी ही मेरी असलियत जान जाएगा। इसलिए तो कह रहा था कि तुम्हारा रोल अब और मुश्किल हो गया है। अब यहाँ तुम्हें दोहरी भूमिका निभानी होगी, कि दीवान के परिवार के लिए और दूसरी गफ्फार के षड्यंत्र में शामिल माधुरी की। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा सुंदर कि मैं गफ्फार खान का सामना कैसे करूंगी, रेनू परेशान होकर बोले। सुंदर को सोचने लगा। रेनू का दिल ये सोचकर बुरी तरह घबरा रहा था कि परिवार का कोई सदस्य यहाँ ना अटक के सहमी हुई भयभीत कबूतर की तरह इधर उधर देख रही थी। कुछ क्षण सोचता सोचता रहने के बाद सुंदर बोला, रेनू तुम गफ्फार के सामने ऐसी एक्टिंग करो जैसे बदमाशों के टॉर्चर से तुम्हारी याददाश्त कमजोर पड़ गई हो। 6 महीने तक लगातार तुम्हें टॉर्चर ने तुम्हारे दिमाग को झकझोर दिया है। तुम पिछली बातें भूल सी गई हो। तुम उसके सामने याद करने का नाटक करो और कहो कि ये वह पिछली कहानी तुम्हारे सामने दोहराए, तो तुम्हें याद आ सकता है कि तुमने ब्लू टार्च कहाँ छिपाई। इससे गफ्फार को तुम पर शक भी नहीं होगा, और हमें माधुरी द्वारा हासिल की गई ब्लू टार्च को ढूंढने के लिए सूत्र हाथ लग जाएंगे। सचिन नाम का ये कमीना उस समय तक हमारा पीछे नहीं छोड़ेगा जब तक उसे ब्लू टार्च हासिल नहीं हो जाएगी। रेनू चुप रहे, परंतु मन एक अजीब द्वंद्व मचा हुआ था। उसे विचलित से देखकर सुंदर ने कहा, इन सारी समस्या का एक आसान इलाज और भी है रेनू। क्या? रेनू ने तुरंत सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। हम सचिन की कठपुतली बनने से इनकार कर दें? ये कैसे हो सकता है? एक कंडीशन में हो सकता है रेनू, और वह एक कंडीशन है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। नहीं नहीं, चीख से पड़ी, ये नहीं हो सकता। कम से कम तुम तो उस कमीने सचिन की साजिश का शिकार होने से बच जाओगी रेनू, भावुकता भरे स्वर में सुंदर ने कहा। तुम्हें इस मुसीबत को फंसाने का असली जिम्मेदार तो मैं हूं ना। ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। पागल सी वो उठी रेनू, आपके लिए तो मैं दुनिया से बड़ा दुख हंसते हंसते सह लूंगी, लेकिन ये दुख से नहीं सहन नहीं कर पाऊंगी कि आप ऐसी बातें कहकर पहुँचवाएंगे। ओह मेरी अच्छी रेनू, सुंदर ने आगे बढ़कर उसे अपने बाहों में भर लिया। भावावेश में रेनू एक क्षण के लिए उसके सीने में एक अबोध बच्चे की तरह समा गई, परंतु अगले क्षण छिटक कर दूर हो गए, जैसे सुंदर के शरीर में अचानक विद्युत प्रवाह हो गया। मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए उसने कहा, मैं यहाँ आपकी रेनू नहीं, इस घर की बहुमात्री हूँ जनाब। तुम्हारे बिना पूरी रात नींद नहीं है रेनू। आप यहाँ से जाइए, वरना किसी को शक हो जा सकता है। ठीक है, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर किसी बहाने जल्दी में आ मिलूंगा। कोई विशेष बात तो हो, चुपचाप मुझे फ़ोन कर देना। ओके। रेनू ने उसे भरपूर नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। कुछ विचलित और परेशान से सुंदर घर पहुंचा तो ड्राइंग हॉल में सचिन को बैठा देखकर हल्के से चौंका। सचिन ने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आओ सुंदर, मिलाए अपनी बीवी से। तो कल से कहाँ गायब हो गया था? उसके सवाल पर बगैर ध्यान दिए सुंदर ने बेहद रूखे स्वर में पूछा। अपने एक काम में लगा हुआ था। किसी और को भी अपने षड्यंत्र में फंसा रखा है क्या? मैं एक समय में एक मिशन पर काम करता हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तेरा मिशन देश के लिए तो नहीं हो सकता। तू मेरे साथ साथ अपने देश से भी गद्दारी कर रहा है। मैं इस दुनिया में सबके साथ गद्दारी कर सकता हूँ सुंदर, लेकिन एक के साथ नहीं कर सकता। उसके साथ मैं जिंदगी भर वफादार ही रहूंगा। तू किसी के साथ वफादार भी हो सकता है? सुंदर आश्चर्य प्रकट करते हुए व्यंग्यपूर्ण बोला। बेशक, सचिन ने दृढ़तापूर्वक कहा। तू एक जहरीला नाग है सचिन, ऐसा नाग जो मौके पाकर उसे भी डस लेता है, जो उसे दूध पिलाता है। मुझ में और नाग में बस यही छोटा सा अंतर है क्या? उससे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए सुंदर ने पूछा। मैं मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे धोखा नहीं देता, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना बड़ा झूठ कम से कम तुझे मेरे सामने तो नहीं बोलना चाहिए। ये झूठ नहीं, सच है सुंदर। कौन है वो? सचिन ने एक क्षण के लिए उसे इस तरह देखा जैसे कोई बहुत रहस्य की बात बताने जा रहा हो, फिर बोला, भगवान नंबर 2। भगवान नंबर 2? सुंदर चकरा, ये कौन सी बाला है?
रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया सचिन। ये तुझे समय खुद ब खुद बता देगा। इस बार सुंदर कुछ नहीं बोला। दोनों के बीच एकदम सन्नाटा छा गया। सुंदर उधर देखता हुआ बीच बीच में उसे घूरने लगता। इस उसकी इस हरकत पर सचिन आराम से मुस्कुराता रहा। वहाँ छाए सन्नाटे को भेदा आकर सचिन ने, बगले पे सब कुछ ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है, सच सच सुंदर झुंझलाकर बोला। तूने तो मुसीबतों की गठरी हमारी किस्मत के साथ बांध दी है। क्यों, क्या हुआ? सचिन ने हल्के से चौंका। रेनू वहाँ पर एक नई मुसीबत में फंस गई। कैसी मुसीबत? वैसे एक तरह से हमने तेरी मांग पूरी कर दी है। अब तुझे हम दोनों को अपने चंगुल से आज़ाद कर देना चाहिए। पहले ही बुझाता रह गया, कुछ बकेगा भी। ब्लू टाज गफ्फार खान के साथ मिलकर माधुरी ने हासिल कर ली थी और फिर शायद उन्हीं लोगों ने सतीश की हत्या भी कर दी थी। लेकिन तभी रहस्यमय परिस्थिति में माधुरी ब्लू टाज के साथ गायब हो गई थी। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सचिन की आंखें चमक उठी। सुंदर ने रेनू द्वारा बताई सारी बातें बता दी। सुनने के बाद वह बुदबुदाने वाले अंदाज में बोला, इसका मतलब असली मुजरिम गफ्फार खान है। कोई भी उससे हमें क्या मतलब? सुंदर ने तुनक कर कहा। तुम्हारे कहे अनुसार रेनू का काम खत्म हो गया है। ब्लू टार्च दीवान के बंगले में नहीं है। तुम दोनों का काम उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक ब्लू टार्च मेरे हाथ में नहीं आ जाएगी। अब रेनू का काम यह है कि वो किसी तरह गफ्फार खान से माधुरी की पिछली ज़िंदगी के बारे में मालूम करे, ताकि माधुरी को ढूंढने में आसानी हो। मैं तुझे अच्छी तरह जानता था कमीने कि तू इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो मैंने रेनू के विषय में कहा आया। गुड। तूने सिर्फ अपने मतलब की बात पर ध्यान दिया। रेनू किस मुसीबत में फंस गई इसका तुझे कुछ भी ध्यान नहीं। सुंदर दांत पिसता हुआ बोला, क्यों, क्या हुआ? गफ्फार उसे असली माधुरी से मानकर ये समझ रहा है कि उसके साथ चीटिंग कर रही है। कल तो उसे मौका नहीं मिला था, लेकिन मौका मिलने पर वह उससे ब्लू टाच हासिल करने के मकसद में कुछ भी कर सकता है। वह बंगला रेनू के लिए ऐसा किला है जिसमें उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दीवान साहब के साए में रहते हुए रेनू की कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। वह अपनी बहू से भी बेइंतहा प्यार करते हैं। सुंदर कुछ नहीं बोला, न जाने क्या सोचता रहा वह। 170।